बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को याद रखें, ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि हर एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसके लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। हम पहले जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को किसी ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। शॉर्ट पीरियड जो है उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप में इंक्रीज़ करते हैं। ये अप टू फोर्थ ग्रुप तक ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद चूँकि ये फिर गैसेस शुरू हो जाती हैं तो ये नोबल गैसेस तक डिक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद फिर से इसका राइज आता है। ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर अगर आप देखें तो ये लो है, जबकि इसी तरह से यानी यूजुअली ग्रुप में जो है पीरियड में ये मोस्टली इंक्रीज़ करता है। और इसी तरह से अगर आप जो फोर्थ ग्रुप है अगर आप उसको देखें तो ये सब पीक्स पे होंगे उसके एलिमेंट, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है। इसके एलिमेंट पीक पे इसलिए हैं क्योंकि ये हार्डेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में यही पाए जाते हैं। कार्बन जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के अंदर है। जबकि कार्बन के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड, जियांट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनमें भी ये करेक्टर आता है। इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है वो अगर हम जैसे फोर्थ ए से फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए में मूव करते हैं तो लाइटर एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके स्मॉल हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इनके अंदर जो 3 डायमेंशनल लेटिसेस आती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के अंदर है, तो ये इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वीक हैं। ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट ए से सेकंड ए में डिक्रीज़ होता है टॉप से बॉटम की तरफ, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो जाता है। बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो लार्ज साइज एटम्स के अंदर रिलेटिवली वीक होती हैं। इसी तरह से जो सेवन्थ ए तक अगर हम चले जाएँ तो इसके अंदर जो ट्रेंड है वो ग्रुप के अंदर वेरिएशन ज़्यादा आती है। मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि ये डिपेंड करता है जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर कि किस तरह की स्टेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की वो हमेशा किस तरह से शो होती है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो याद रखें जो किसी भी एलिमेंट पे या एटम पे अपेरेंट चार्ज होता है उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होते हैं, एक एटम लूज करता है या गेन करता है, उसी लिहाज से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे सोडियम है, जैसे फ्लोरीन वगैरह है। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज आ जाता है। फ्लोरीन जो है उसके साथ वो कंबाइन करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। लेकिन कुछ जो हैं हमारे पास उनके अंदर याद रखें कि वेरिएशंस भी आती है। जैसे टिन वगैरह है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है टिन क्लोराइड के अंदर, और क्लोरीन की -1 है। इसी तरह से या जब भी कोई एलिमेंट हमेशा फ्री स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। जो टिपिकल एलिमेंट हैं उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती है ग्रुप नंबर के साथ। फर्स्ट से लेके आपके पास फोर्थ तक जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है जो ग्रुप नंबर है। बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम वगैरह वो थर्ड में आते हैं, इसलिए उनके अंदर +3 है। लेकिन अगर आप आगे चले जाएं जैसे सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है कि उनका ग्रुप नंबर में से जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर दें तो उस लिहाज से हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जैसे दरमियान में आपने बी वाले जो सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स पढ़े हैं उसके अंदर वेरिएशन आती है। उनके अंदर ये आता है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी वो शो कर सकते हैं। इसी नॉर्मल एलिमेंट की अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो सल्फ़र फैमिली की बात कर लें, सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करवाता है। जैसे सल्फ़र जो है वो +2 से -2 भी, +4 भी और +6 भी दिखाता है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है कि ये किस मोड के अंदर ये बाइंडिंग कर रहा है। यानी ये बाज़ुकात जो है ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली ये शो करवाएगा, बाज़ुकात आपको ये ग्रुप में से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस होते हैं ऑक्टेट के लिहाज से, उस लिहाज से भी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करवाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें मैंने 20 सब ग्रुप की आपको भी हवाला दिया, वो ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से शो करवाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, वनेडियम, क्रोमियम वगैरह, मैगनीज़ वगैरह। लेकिन ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके अंदर अवेलेबल होने की वजह से या पार्शली फील्ड या डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये एलिमेंट्स जो हैं ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करवाते हैं।
अगली चीज़ जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो ये आपने पढ़ लिया था मेटल्स के लिहाज से, जो मेटल्स होंगी वो अच्छे कंडक्टर होंगी, जो नॉन मेटल्स होंगी वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होंगी। तो कंडक्टिविटी भी जैसे हम कहते हैं कि मेटालिक करेक्टर टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ता है, वैसे ही कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन पीरियड के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज़ होगा। जो मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स के अंदर अगर आप कार्बन की बात कर लें तो कार्बन के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड प्योर नॉन कंडक्टर है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो सेमी कंडक्टर में आ जाता है। ये जो कार्बन है इसके अंदर डिपेंड करता है किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। डायमंड के अंदर कंबाइंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो आता है, फ्री नहीं होते अवेलेबल। कंडक्टेंस डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने पे, जबकि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक साइड पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो उस साइड से हमारे पास कंडक्टेंस को शो करवाता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व होती है जब 1 मोल ऑफ गैशियस आयंस जो है वो उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी में जिस तरह से हमारे पास अगर H पॉजिटिव को हम पॉजिटिव को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं हाइड्रोनियम आयन बनता है, 1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो ये डिपेंड करती है साइज़ रेशो के ऊपर, आयन के साइज़ रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट ए है उसमें साइज़ रेशो डिक्रीज़ कर रहा है टॉप से बॉटम की तरफ, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ कर रही है। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ तो साइज़ जो है वो रेशो इंक्रीज़ कर रही है, इसीलिए ये हमारे पास जो है उसके अंदर भी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही आ जाती है। सो ये हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स से ये ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में एक टॉपिक है वो है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे।